गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा वीडियो नंबर 15 चैप्टर 2 यानी सेकेंड चैप्टर का वीडियो नंबर 15 आज अपलोड हो रहा है। और ये जो अपना गणनावाचक उपभोक्ता संतुलन था, ये गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण था, उसका आखिरी वीडियो है। यदि इसमें भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कल मैंने आपको समसीमांत उपयोगिता नियम और समसीमांत उपयोगिता नियम की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या बताई थी। कभी कभी क्या होता है कि समसीमांत उपयोगिता नियम की सहायता से ये पूछ लेते हैं कि उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए उचित उदाहरण की सहायता से। तो मैं आपको आज का जो वीडियो है इसमें एक उदाहरण देकर जो उपभोक्ता संतुलन की जो शर्तें थी, सीमांत शर्त और गणितीय शर्त, दोनों की व्याख्या बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको 2 मिनट में रिपीट कर देता हूँ कि उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें एक उपभोक्ता दिए हुए बजट प्रतिबंध के आधार पर अपनी उपयोगिता को अधिकतम कर लेता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता न तो वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है और न ही वस्तु की मात्रा को घटाता है। ऐसी स्थिति में वो क्या होता है, संतुलन की स्थिति में होता है। और उपभोक्ता संतुलन की जो मेरी 3 शर्तें थी मुख्य रूप से, वो शर्तें आपको मैंने बता दी थी। एक वस्तु की स्थिति में, 2 वस्तु की स्थिति में और n वस्तु की स्थिति में। एक वस्तु की स्थिति में तो डायरेक्टली कोई भी एग्जाम्पल लोगे आप, उसमें तुरंत व्याख्या कर दोगे कि x × px बराबर क्या होनी चाहिए, m होना चाहिए। लेकिन एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए सारणी की सहायता से। तो सारणी की सहायता से भी आपसे पूछा जाता है तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति किस प्रकार करो। तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसा ही आ सकता है कि 2 वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए सारणी की सहायता से। यदि आपको सारणी एक पेपर में देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि नहीं देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि सारणी दे देते हैं तो सारणी की सहायता से आप सोल्व कर सकते हो, और यदि सारणी नहीं देते हैं तो आप कोई भी एक जो सारणी है, जैसे मैं बता रहा हूँ वही सारणी आप याद कर लो और उसी सारणी की सहायता से आप उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इसमें समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की स्थिति होता है यदि वह दिए हुए बजट प्रतिबंध के आधार पर अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है और वस्तु की इकाई यानी मात्रा का प्रयोग करता है, न तो बढ़ाता है और नहीं बढ़ाता है। एक उचित उदाहरण की सहायता से व्याख्या कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, 2 वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन सारणी की सहायता से समझाएंगे, ठीक है। तो इसमें वस्तु है, वस्तु की 1 इकाई है, 2 इकाई है, 3 इकाई है, 4 इकाई है, 5 इकाई है और 6 इकाई। आपको मालूम है कि जैसे जैसे उपभोक्ता x वस्तु की मात्रा का प्रयोग करता है, जैसे जैसे उपभोक्ता x वस्तु की मात्रा का प्रयोग करता है उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती जाती है। तो ये x वस्तु है और x वस्तु से प्राप्त होने वाली क्या है, सीमांत उपयोगिता। x वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत y वस्तु से प्राप्त होने वाली क्या है, n x और ये n y, ठीक है। MUX और MUY। अब देखो इसमें जब उपभोक्ता x वस्तु की पहली इकाई का प्रयोग करता है तो उसको 385 बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इस प्रकार दूसरी का करता है, तीसरी का करता है, चौथी का करता है। आपको मालूम है कि सीमांत उपयोगिता प्रारंभ में बढ़ती है, कुल उपयोगिता घटती जाती है और इसमें क्या है, घटती जाती है। अब ये वाली इतना अपने को देगा, ये वाली जो है ये अपने को एग्जाम में देगा, ये देगा तो नहीं तो अपने को कुछ भी नहीं देगा, सारी चीजें अपने को याद करनी पड़ेगी। तो अपनी जो शर्त होती है वो क्या होती है, एक तो सीमांत शर्त होती है और दूसरी होती है गणितीय शर्त। 2 शर्तें होती हैं, 2 वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता की, एक सीमांत शर्त होती है और एक गणितीय शर्त होती है। पहली शर्त क्या होती है कि MUX / PX बराबर MUY / PY होना चाहिए। ये शर्त अपनी क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि जिससे वह बिंदु पर या वस्तु की इकाई पर MUX बराबर PX और MUY बराबर PY है, उसी बिंदु पर x × PX + y × PY बराबर क्या होना चाहिए, MUN होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एग्जाम में ये दिया हुआ आपको कि x वस्तु की कीमत कितनी है, याद रखना कि x वस्तु की कीमत कितनी है 30 और y वस्तु की कीमत कितनी है 90, और उपभोक्ता है उसकी आय कितनी है, m कितनी है 450, कितने 450। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि MUX / PX, MUX / PX, तो 385 घटे यदि PX करेंगे तो कितना हो जाएगा,
टी। एम यू एक्स में भाग लगाया कितने का, 30 का, तो कितना है 11.8 टी। इसी प्रकार 300 में भाग लगाया एम बी एक्स का, तो कितना है 300/30। यहाँ कितना है 300/30, कितना आ गया 10। फिर 270/30, 200/30 6.66, 185/6.16। इसी प्रकार एम यू आई अपॉन पी वाई, एम यू आई अपॉन पी वाई, एम यू आई अपॉन पी वाई। और इसमें क्या करते हैं, अपने पी वाई कितनी दे रखी है 90, कितनी दे रखी है 90, डिवाइड कर दो 1150/90, कितना आएगा 12.77। उसके बाद में 1035/90, 11.50। उसके बाद में 985/90, 10.99, 900/90, 10, उसके बाद 840/90, 9.33, उसके बाद में 730/800 हो 90, 8.1। ये फुल है एम एक्स अपॉन पी एक्स और एम यू आई अपॉन पी वाई दोनों ज्ञात कर ली। अब इसमें देखो कि कौन सी इकाई पर एम यू एक्स बराबर एम यू वाई दोनों के बराबर हो रहे हैं। देखो कि कौन सी वस्तु की मात्रा का प्रयोग करें। अब आपको ये तो मालूम चल गया कि सबकी निकाली एम यू एक्स अपॉन पी एक्स की आ गई, सब एम यू आई अपॉन पी वाई की आ गई। ये आपको एग्जाम में सबसे पहले दोनों ज्ञात कर लेना। अब इसमें देख लेना कि इसमें और इन दोनों में कौन सी बराबर आ रही है। वही वस्तु की इकाइयों में क्या होगा, समान होगा, अनुपात समान होगा। जैसे जब एक उपभोक्ता एक्स वस्तु की 3 इकाई का प्रयोग करता है तो उस पर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स कितना है 10, और जब वह वाई वस्तु की 3 इकाइयों का प्रयोग करता है तो भी कितना है 10। तो 10 इसमें आ गया, 10 इसमें दोनों बराबर आ रहे हैं। देखो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, एम यू आई अपॉन पी वाई, एम यू एक्स कितना है 300 डिवाइडेड बाई 30, कितना आ गया 10। इधर देख लो 900 डिवाइडेड बाई 90, 90, कितना आ गया 10। यानी सीमांत शर्त पूरी हो रही है 10/10, 10 से अनुपात 10। सपोज करो कभी कभी कंडीशन क्या हो जाती है कि यहाँ पे भी सपोज करो कि 10 है, 10 आ गया, अपनी बाई लक अपनी कंडीशन पहले स्थिति में कंप्लीट हो गई। सपोज करो कि यहाँ पे 9.33 न होकर केवल 9 ही आया था, तो यहाँ भी क्या हो रही है, दोनों बराबर हो रही है 9 और 9। सपोज करो ऐसा आ जाता, क्यों आ जाता, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू चेंज होती, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू क्या होती, चेंज होती। सपोज करो यहाँ 900 है, यहाँ पे 900 ही हो जाता, तो कितना आ जाता 900 कम आ जाता, जैसे 810 हो जाता, तो यहाँ पे आ जाता। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि ये सब तो इस पे भी फॉलो हो रही है, इस पे भी फॉलो हो जाएगी, दोनों पे आ जाएगी, लेकिन क्या वहां पे सही आ जाएगा, नहीं आएगा। तो आपको इन दोनों में से तुलना करना है कि हाँ इसमें बराबर आ रहा है, इसमें बराबर आया, लेकिन जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होगी तब तक अपना यहाँ से सही नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितना करना 9.3 और 3, ठीक है। गणितीय शब्द क्या है, x इंटू पी एक्स, एक्स वस्तु की कितनी मात्रा का प्रयोग किया 3 का, और x वस्तु की कीमत कितनी है 30। y वस्तु की कितनी मात्रा का प्रयोग किया 4 का, और y वस्तु की कीमत कितनी है, ये क्या है कीमत, ये क्या है कीमत, x वस्तु की कीमत, y वस्तु की कीमत, x y वस्तु की मात्रा, x वस्तु की मात्रा, x वस्तु की मात्रा इसके बराबर होनी चाहिए 450, क्योंकि अपने पास क्या दिया हुआ है, मुद्रा दी हुई है 450। देखो 3 इंटू 30 कितने हो गए 90, 4 इंटू 90 कितने हो गए 360, तो कितना है 450, ऐड कर दो 450 प्लस 450 इक्वल टू 450, यानी दूसरी शर्त पूरी हो गई। लेकिन यदि यहाँ पे 9 आ जाता तो ये दूसरी वाली कंडीशन हो सकता है इसमें पूर्ण नहीं होती, इसमें होती या इसमें नहीं होती, दोनों में से एक ही होगी। 2 यूनिट्स ऐसी नहीं होगी जहाँ पर की शर्त में होगा, केवल एक कंडीशन होगी, ये 2 हो सकती है लेकिन वो हमेशा एक ही होगी। ये आपको ध्यान रखें क्योंकि इसमें बात है। तो 2 वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्त आपका एग्जाम में ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा और ये सारी चीजें दे देगा। ये आपको फाइंड करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कौन सी स्थिति में संतुलन है। ये भी पूछ सकता है आपको कि ये यानी क्यू एक्स वाई पी एक्स पी वाई और एम दे दे, और आपसे पूछ ले कि
कि एक उपभोक्ता एक्स वस्तु की कितनी और वाई वस्तु की कितनी वस्तुओं का प्रयोग करेगा। तो आपको ये सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। एक्स वस्तु की कितनी 3 और वाई वस्तु की कितनी है 4। ऐसे इसमें आपको व्यक्त करना पड़ेगा। ठीक है, ये गणितीय था जो आपको मैंने आपको बता दिया है। ये जो नियम था, इस नियम की कुछ सीमाएं हैं, सीमा और इसका महत्व है। देखो ये समसीमांत उपयोगिता नियम या उपभोक्ता संतुलन की स्थिति है, इसकी कुछ सीमाएं जिसमें देखो यह नियम इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता को वैकल्पिक पसंद की पूर्ण जानकारी होती है। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। यानी ये जो अपना समसीमांत उपयोगिता का नियम है, ये समसीमांत उपयोगिता का नियम ये मानकर चलता है कि एक उपभोक्ता होता है, एक उपभोक्ता को जितने भी वैकल्पिक प्रयोग होते हैं उन वैकल्पिक प्रयोगों की पूर्ण जानकारी होती है। एक उपभोक्ता को वस्तु के जितने भी वैकल्पिक प्रयोग होते हैं उन सबकी पूर्ण जानकारी होती है, ऐसा मानना है इस सिद्धांत का, इससे समसीमांत उपयोगिता नियम का। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है कि एक उपभोक्ता को सारी वस्तुओं की कीमतें मालूम हो। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी कीमत उसको मालूम ही नहीं होती है, तो ऐसा नहीं होता। ये पहली सीमा थी, या इसकी आलोचना ही मान लो आप कि इसकी आलोचना क्या है। तो पहली आलोचना है कि इस नियम के अनुसार या इस नियम की ये प्रमुख मान्यता है कि एक उपभोक्ता को वैकल्पिक जो पसंद होती है उसकी पूर्ण जानकारी होती है, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। दूसरा है, इस नियम में उपभोक्ता विवेकशील माना गया। उपभोक्ता को सीमांत उपयोगिता की तुलना में काफी गणना करनी पड़ती है, जो इसके लिए काफी मुश्किल है। बिल्कुल सही है कि इस नियम में क्या समसीमांत उपयोगिता नियम में क्या माना है कि एक जो उपभोक्ता होता है वो विवेकशील होता है। उपभोक्ता विवेकशील होता है, लेकिन वास्तविक जीवन में उपभोक्ता विवेकशील होता है क्या? बिल्कुल होता है। वास्तविक जीवन में एक उपभोक्ता विवेकशील होता है, लेकिन जब एक उपभोक्ता को किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और कीमत दे रखी है तो उसको MUX बराबर PX, MUY बराबर PY करने के लिए काफी गणना करनी पड़ती है, जो उसके लिए क्या एक कठिन कार्य है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि सभी वस्तुएं विभाज्य होती हैं। यानी इस नियम के अनुसार ये माना गया है कि जितने भी वस्तुएं होती हैं सारी की सारी विभाज्य होते हैं, यानी उनका विभाजन किया जा सकता है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जो विभाज्य नहीं होती है, उनको संयुक्त रूप में खरीदा जाता है। यह नियम उपयोगिता को मापे जाने और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की स्थिर मान्यता पर आधारित है, जो कि अवास्तविक। ठीक है, यानी ये नियम ये बोलता है कि मुद्रा को मापा जा सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। आप उपयोगिता की तुलना कर सकते हो। इस नियम की आलोचना है कि इस नियम के अनुसार एक उपभोक्ता उपयोगिता को माप सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। उपभोक्ता किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को माप नहीं सकता, उसकी तुलना कर सकता है। जैसे आपको एक एप्पल दे दे और एक केला दे दे, तो आपको एप्पल खाने से ज़्यादा संतुष्टि मिलती है या केला खाने से ज़्यादा संतुष्टि मिलती है? आप ऐसे थोड़ी बता सकते हो कि मेरे को एप्पल से इतनी संतुष्टि मिली है या केले से इतनी संतुष्टि मिली है। आप इतना बताओगे कि मेरे को केले की तुलना में सेब खाने में ज़्यादा संतुष्टि मिली है। तो आप क्या कर सकते हो? उनकी परस्पर तुलना कर सकते हो, गणना नहीं कर सकते। ये इस नियम के जो आलोचक है उनका कहना है। बजट अवधि का अनिश्चित होना इस नियम के प्रतिपादन में बाधा है। बजट अवधि 1 वर्ष मानी जाती है इस नियम के अनुसार। समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व है। जिस प्रकार हासमान सीमांत उपयोगिता नियम था उसके कुछ महत्व थे, उसी प्रकार समसीमांत उपयोगिता जो नियम है उस नियम के भी कुछ महत्व है, जिससे मुख्य रूप से समसीमांत उपयोगिता नियम अर्थशास्त्र में जो उपभोग है, उत्पादन है, विनिमय है, वितरण है, ये जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों की व्याख्या करने में क्या है, ये सहायक है या उन सभी क्षेत्रों में ये लागू होता है। दूसरा है, उपभोक्ता अपनी सीमित आय को खर्च कर समसीमांत उपयोगिता नियम से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। यानी एक उपभोक्ता होता है, उस उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात करने के लिए या एक उपभोक्ता जो होता है वो कौन सी वस्तु की मात्रा कितनी कितनी प्रयोग करे ताकि उसकी संतुष्टि अधिकतम हो या संतुलन की स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति ज्ञात करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। एक उत्पादक अपने सीमित संसाधनों द्वारा किस प्रकार से अधिकतम उत्पादन कर सकता है, उसमें ये नियम सहायता करता है। इस नियम की सहायता से जैसे विनिमय है, वितरण है, सार्वजनिक जो क्षेत्र हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ बचत और उपभोग के मध्य निर्णय करने के लिए भी इस नियम का प्रयोग किया जाता है। ये नियम था समसीमांत उपयोगिता का नियम, और समसीमांत उपयोगिता नियम की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन। ये जो अपना गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण था ये आज कंप्लीट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण का आएगा। क्रमवाचक विश्लेषण एक
आगे वाले जो 3 वीडियो आएंगे कोशिश करेंगे 3 वीडियो में उसको कंप्लीट कर दें। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, ठीक है। आपको आज तक जो करवा दिया गया है वीडियो नंबर 15 तक, यहाँ तक आप होमवर्क कंप्लीट कर लें। मैंने आपको आज तक जो करवा दिया वीडियो 15 तक, यहाँ तक के नोट्स हैं वो भेज दिए हैं। जैसे मैं आगे की वीडियो अपलोड करूँगा वैसे वैसे आपको उनके नोट्स हैं वो नोट्स भी सेंड करता रहूँगा। हो सकता है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण है उसके सारे नोट्स मैं आपको एक साथ सेंड कर दूँ और 3 वीडियो आपको 3 दिन में उपलब्ध हो जाएंगे। ये 11th और 12th दोनों ही कक्षाओं के लिए समान है। 11th क्लास की जो 2 बुक्स है, दोनों बुक्स में एक बुक्स का नाम है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का प्रयोग, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का प्रयोग, और दूसरी है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। 12th क्लास वालों को जो बुक लेके आनी है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र, एक ही बुक आएगी जो पहले भी चलती थी पिछले साल, वही आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही।